Hello students, this is Neeraj Gupta. You know very well that we are doing the chapter of TDS, tax deduction at source. We have covered approximately 4 to 5 sections. In this video also we will cover 2 or 3 sections. Section 194B छोटा सेक्शन है, मैं एक बार पहले पूरा पढ़ा देता हूं फिर पूरा लिखवा दूंगा. ये कहता है कि अगर किसी बंदे की इनकम होती है इन द नेचर ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स में टेलीविजन गेम शोज भी आ जाएंगे. इन दैट सिचुएशन 30% टीडीएस है, प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल एक्सीड्स ₹10,000, यानी 10,000 तक है तब तो कोई टीडीएस नहीं है. 10,000 से ऊपर जाने पर टीडीएस लगेगा. 30% टीडीएस है. अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में है तो हर इंस्टॉलमेंट में कटेगा. अगर प्राइस काइंड में है तो पहले आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा. जैसे सपोज किसी की 5 लाख रुपए की कार जो है वो लॉटरी में निकल आती है, तो 5 लाख रुपए की जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से जो 30% टीडीएस बनता है वो बनता है 1,50,000. कोई एग्जामिशन तो है नहीं लॉटरी पे, तो वो 1,50,000 यू हैव टू डिपॉजिट बिफोर टेकिंग द कीज ऑफ द कार. तो जो दे रहा है लॉटरी प्राइस उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी टैक्स बनता है वो या तो जमा हो गया है, कट गया है, या फिर अगर जैसे मैंने कहा इन काइंड वाला केस है तो वो पहले रिकवर करना है, उसको डिपॉजिट करने के बाद ही प्राइस रिलीज करना है. तो बेसिकली इन ब्रीफ तो यही पॉइंट्स हैं कि टीडीएस जो है वो लॉटरी पे. अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो कैजुअल इनकम्स हमने पढ़ी है उसमें गैम्बलिंग भी है, बेटिंग भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है. यहाँ नहीं है मीन्स उन पे टीडीएस नहीं कटेगा. So this section is specific, applicable on lottery, crossword puzzle, card games and other games including television game shows. तो ये उसी पर ही एप्लीकेबल है, और वो भी अगर प्राइस 10,000 को क्रॉस करता है ईच लॉटरी का. ठीक है ना. तो अगर वो क्रॉस करता है 10,000 को तो ये टीडीएस लगेगा 30%. सरचार्ज भी हो सकता है, लॉटरीज बड़ी बड़ी होती हैं 1 करोड़ से ऊपर, तो 30% के ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो सकता है. इंस्टॉलमेंट्स का मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है तो ईच इंस्टॉलमेंट के लिए उसको पे टीडीएस होगा, और प्राइस अगर कैश और काइंड दोनों में है तो दोनों को ऐड करके होगा. अगर ओनली काइंड में है तो उसका टैक्स पहले डिपॉजिट करना होगा. चलिए, ये सेक्शन में तो ज़्यादा बातें नहीं थी, जैसे मैंने कहा छोटा सा सेक्शन है, तो इसके बारे में अब हम लिख लेते हैं सारा. सेक्शन 194B it is about TDS on lottery, crossword puzzle, card games and other games including television game shows. TDS on lottery, crossword puzzle, card games and other games including television game shows. सबसे पहली बात, TDS रेट 30%. सरचार्ज में बी एप्लीकेबल. वैसे तो ये जो बात मैंने यहाँ लिखी वो सभी जगह है, सरचार्ज तो कहीं भी अप्लाई हो सकता है. मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में एजुकेशन सेस के लिए मना किया था, बट लॉटरीज वगैरह में थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ 1 करोड़ से ऊपर की भी लग सकती है. टेलीविजन गेम शोज में तो होते हैं प्राइजेस इवन मोर देन 1 करोड़, तो इसलिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ. जहाँ तक सवाल है लिमिट का, तो इफ़ एनी लॉटरी एक्सेट्रा इज अप टू ₹10,000 then TDS is not applicable. अगर लॉटरी जो है वो 10,000 रुपये तक है देन TDS इज नॉट एप्लीकेबल. लिमिट इज टू बी चेक्ड. लिमिट इज टू बी चेक्ड फॉर ईच लॉटरी. ये इंपॉर्टेंट है. माना क्वेश्चन कहता है कि एक लॉटरी लगी 8,000 की, एक लॉटरी लगी 7,000 की, टोटल हो गया 15,000, बट देर आर 2 लॉटरीज एंड ईच इज लेस देन 10,000, then there will be no TDS because the limit is 10,000 for each lottery.
if amount is being paid in installments, then TDS will be done at the time of payment of each installment. If amount is being paid in installments, then TDS will be done at the time of payment of each installment. जब भी कोई भी इंस्टॉलमेंट पे होगी उस समय ये TDS की बात जो है वो सामने आएगी. If price is in kind, totally or partially, then market value of price will be considered, and if cash price is less, then first tax, basically TDS, will have to be deposited before क्लियरेंस ऑफ प्राइस. मैंने आपको कहा था कि अगर प्राइस कैश में हो या कैश में हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर काइंड में हो, चाहे टोटली या पार्शली, तो काइंड की मार्केट वैल्यू को बेस लेके हम उसका टोटल प्राइस मनी डिटरमिन करेंगे और उसका जो भी टैक्स बनता है वो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा. जिसका प्राइस निकला है वो पहले टैक्स जमा कराएगा और उसके बाद ही उसका प्राइस क्लियर होगा. So these are the main points of section 194B, TDS on lottery, crossword puzzle, card games and other games including television game shows. 30% TDS रेट है 10,000 से ऊपर अगर लॉटरी का अमाउंट हो तो. ठीक है जी. चलिए, now we can take up the next section. The next section is about horse racing, section 194BB. This is about income from horse racing. जो लोग हॉर्स रेसिंग पर गैम्बलिंग करते हैं ये उनके लिए है. और ध्यान रखिएगा ये स्पेसिफिक सेक्शन है. हॉर्स रेस यानी कैमल रेस या अदर रेसेस पर पैसा जमा कराया, मतलब जमा कराया क्या मतलब, उस पर अगर आपने बैटिंग की एक तरह से, जैसे हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो इन दैट सिचुएशन TDS विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो यहाँ पर भी जो TDS रेट है वो 30% ही है. TDS रेट इज स्टिल 30%. एंड यहाँ जो मिनिमम अमाउंट है लेकिन वो 5,000 है. यानी कि देर विल बी नो TDS, देर विल बी नो TDS इफ अमाउंट इज अप टू ₹5,000. अगर हॉर्स रेस से जो विनिंग है, दैट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मीन्स विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, वो और ये मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि इफ देर इज ए लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस इट विल नॉट बी एडजस्टेड, वो खुद भुगतो. इनकम होगी उस पर 30% टैक्स देना है. सो अगर वो अमाउंट 5,000 से ऊपर है तो उस पर 30% TDS जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल टेक अप द नेक्स्ट सेक्शन नाउ. एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज आल्सो रीजनेबली इंपॉर्टेंट वन बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत होते हैं. सो दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स. वो पता लगे एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमने कोई घर में अपने वाटर प्यूरीफायर की AMC ली, या कोई AC की जो घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ उसकी AMC ली, या कोई और माइनर रिपेयर वर्क करवाया, कोई इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, है ना, किसी ने भी हमें कोई सर्विसेज दी, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ है, तो उस पर TDS नहीं लगता क्योंकि इंडिविजुअल एंड HUF को अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है. Individual and HUF, if they are doing any contracts for their personal life, if they are doing it for business life, then they may be covered. But if they are doing it for their personal life, then they are not covered. So इसलिए रियल लाइफ में जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा यार ये तो हम करते हैं लेकिन इसमें तो हम कोई TDS नहीं काटते. वो हम इसलिए TDS नहीं काटते या उसका क्वेश्चन अराइज नहीं होता बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स. सो हम लोग अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उस पर TDS नहीं. एक्चुअली ये सब प्रोविजंस मोर और लेस कॉर्पोरेट लाइफ के लिए है, जहाँ एक सिस्टमैटिक वे में बिजनेस हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में पेमेंट्स हो रही हैं, ह्यूज पेमेंट्स हो रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ टैक्स उसमें एट द टाइम ऑफ पेमेंट इटसेल्फ काट लिया जाए. देयर शुड बी सम डिडक्शन एट सोर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट इटसेल्फ इन द बिजनेस लाइफ. सो उस हिसाब से ये सेक्शंस जो हैं वो फ्रेम किए गए. तो यहाँ पर भी जो सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन 194C, वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर.
सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब यही है कि जिसको कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि एक बिल्डिंग बनाने का आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो पूरी बिल्डिंग आपकी तैयार करेगा। अब उसमें से मान लेते हैं कि उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी एक और बंदे को पास ऑन कर दिया, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज सच नाउ यू विल पे टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर विल पे टू दैट इलेक्ट्रिसिटी इंचार्ज, जो कि वो पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा। इसी तरह से मे बी समवन इज डूइंग वुड वर्क, समवन मे बी डूइंग फ्लोरिंग, समवन मे बी डूइंग पेंटिंग, समवन मे बी डूइंग लाइक एनी अदर जॉब, प्लम्बिंग, है ना। So these people are generally known as subcontractors who are being paid by a contractor. So in both the situations, the TDS is applicable. Now there is a list. There is a list that who are the payers liable for TDS, है ना। So please आप अपनी नोटबुक में इसको खुद लिख लीजिएगा। इस तरह की जो लिस्टें हैं वो मैं आई एम सॉरी मैं लाइव टाइप करके उसका टाइम नहीं इन्वॉल्व करना चाहता वीडियो में, इसका आप स्पेस छोड़ दीजिए। असाइनमेंट में भी आप देख सकते हैं, करीब क्वार्टर 3/4 पेज है, तो आप थोड़ा सा जो है ये पेज जो है छोड़ दीजिए करीब, और उसके ऊपर ये लिख लीजिएगा। सो ऑलमोस्ट सभी हैं जिनको ये टीडीएस काटना है, सिर्फ जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पर ये टीडीएस ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोवाइडेड दे आर डूइंग इट फॉर देयर पर्सनल लाइफ। सो पेयर लाइबल फॉर टीडीएस कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर इसमें कौन नहीं है, सारे ही तो हैं। तो एग्जाम में इसकी थ्योरी अगर आ जाती है तो ये जरूरी कि पूरी लिस्ट एज इट इज रिप्रोड्यूस करें, मेन जितने पॉइंट्स आपको याद हैं वो भी सफिशिएंट है। अब बैठ के इसको कितना रटेंगे आफ्टर ऑल, यू नो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन स्टेट, even foreign enterprises, local authorities, then corporations established by central, state, provincial act, है ना। statutory corporations like SBI, RBI, ये सब statutory corporations होती हैं, LIC, then authorities for housing accommodation जैसे दिल्ली में है DDA वगैरह, development of towns, then cooperative society, society under registration act, university, company, सभी तो कवर है, trust, firm, इवन इंडिविजुअल एचईएफ को भी कवर किया है, प्रोवाइडेड पिछले साल में उनकी टर्नओवर टैक्स ऑडिट की लिमिट को क्रॉस किया हो। यानी इंडिविजुअल एचईएफ की लिमिट अगर क्रॉस करती है टैक्स ऑडिट को, और वो लोग टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं, तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल डू टीडीएस, बट ओनली फॉर देयर बिजनेस पेमेंट्स, नॉट फॉर देयर पर्सनल पेमेंट्स, ठीक है ना। सो इसमें टीडीएस नहीं लगेगा इफ दे आर डूइंग इट फॉर प्राइवेट पर्पजेस। सो प्राइवेट पर्पजेस के लिए अगर है तो उनको टीडीएस नहीं लगेगा। पेई कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। टीडीएस रेट इस पर थोड़ा ध्यान से देखने वाला है कि अगर जिसको आप पैसा दे रहे हैं, सपोज मैं एक कंपनी हूं और मैं आपसे कोई सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहा हूं, टीडीएस लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तब तो लगेगा टीडीएस रेट 1% का, लेकिन अगर वो भी एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी है तो उस पर टीडीएस लगेगा 2% का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल एचईएफ है तो 1% टीडीएस है, नहीं तो 2% टीडीएस है। नाउ कब कब टीडीएस नहीं लगेगा? नो टीडीएस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इसमें 3 बातें हैं। पहला, अगर देने वाला इंडिविजुअल एचईएफ हो, जैसे मैंने समझाया इंडिविजुअल एचईएफ पर भी टीडीएस लग सकता है, लेकिन तब जब उनकी लास्ट ईयर में टर्नओवर टैक्स ऑडिट की लिमिट को क्रॉस की हो और इस साल वो पेमेंट जो है वो बिजनेस नेचर की कर रहे हो। दूसरा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 30,000 तक का कर रहे हैं तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। यानी एक कंपनी भी अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज अप टू 30,000 देन देयर इज नो टीडीएस। लेकिन अगर उस बंदे के साथ एक ही साल में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तब ये 30,000 भी रियली तभी हेल्प कर पाएगा जब ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 75,000 की लिमिट है। करेक्ट? जैसे इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एक बंदे से 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, बेशक 75,000 से कम है, बट क्योंकि लिमिट 30,000 से ऊपर है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। यही मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एक बंदे के साथ 30,000 रुपीज के 3 कॉन्ट्रैक्ट किए साल में। नाउ द ईच पेमेंट इज लेस देन 35 बट द क्यूमुलेटिव फिगर इज 90। सो इसका मतलब द फुल 90,000 विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। इसमें फिर जो लास्ट पेमेंट जाएगी एक तरह से, उसमें से ओवरऑल टीडीएस जो है वो कट जाएगा। और तीसरा, अगर हम पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को हु आर सबमिटिंग देयर पैन नंबर। देखिए, ट्रक ऑपरेटर्स को जगह जगह छूट दी जाती है, और ये छूट पहले सभी ट्रक ऑपरेटर्स के लिए थी, लेकिन अभी लॉ चेंज करके इसको स्मॉल ऑपरेटर्स के लिए कर दिया है। आप सब पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ चुके हैं,
तो पीजीबीपी के चैप्टर के हिसाब से 44 ए डी ए ई, वो सब जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे, सेक्शंस पढ़े थे, उसमें एक सेक्शन था 44 ए ई, जिसका मैं अभी रेफरेंस ले रहा हूँ। तो 44 ए ई में ये बात आई थी सामने कि क्या बोलते हैं कि आपके पास मैक्सिमम 10 गुड्स कैरेजेस होनी चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, देन ओनली यू आर अ स्मॉल ऑपरेटर एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो यहाँ पर भी जो नॉन टीडीएस पेमेंट वाली बात है, दैट बेनिफिट इज ओनली फॉर असेसीज कवर्ड बाय 44 ए ई, यानी अप टू 10 गुड्स कैरेजेस वाले जो लोग हैं उन पे ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। और भी कुछ बातें हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा हो रहा है सेक्शन, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका थ्योरी लिखवा देता हूँ अभी तक जितना बताया, फिर बाद में हम इस पर और चीज़ें लेंगे। हेडिंग हमने ले लिया टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं हु आर लायबल फॉर टीडीएस। जैसे मैंने कहा था इसमें देयर इज अ लिस्ट, तो यू प्लीज लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर द लिस्ट। देन व्हेन टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, व्हेन टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, मेरे को अभी दिमाग में आई ये बात, कुछ स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं जो कि वीडियोस मुझसे डायरेक्टली ना लेके दूसरे पोर्टल्स के थ्रू खरीद रहे हैं। देखिए, अगर आपने अपनी वीडियो दूसरे पोर्टल के थ्रू ली है या बुक किसी और वेबसाइट के थ्रू ली है बजाय मेरे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर में रजिस्टर जरूर करवाएं, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज यू। और एग्जामिनेशन डेज में अगर मैं फिर आपको सपोर्ट नहीं करता हूँ उस समय फिर एक दिमाग में टेंशन क्रिएट होगी, भागदौड़ क्रिएट होगी। सो मेरी सजेशन यही है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं वो जो है मुझे इसको बताएं, ठीक है ना। और प्लीज़ पायरेटेड वर्जन तो मेरे को तो उम्मीद है कि कहीं नहीं मिल रहा होगा, और अगर कहीं दिखता भी है तो आप एज ए गुड स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे इंटीमेट कीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट मेरा लॉस होता है और हमें जो एनकरेजमेंट मिलती है एक अच्छी वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को देने में, उसमें भी एक तरह से दिक्कत आती है। सो एक तो ऑथराइज सोर्स से ही खरीदिए, और दूसरी बात यह है कि अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में ज़रूर सेव करवाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो सेक्शन 194C की हम बात कर रहे थे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की। तो हु आर लायबल फॉर टीडीएस, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट सभी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, फर्म्स, सभी लोग कवर्ड हैं हु आर लायबल फॉर टीडीएस में। नाउ व्हेन टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें एक तो पॉइंट था इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर not liable to do TDS, ठीक है ना। They may be liable for TDS if in the preceding financial year, they were subject to tax audit. But in this case also, if contract is for personal life, then TDS is not applicable as payer। यानी जहां वो पैसा दे रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर भी थी लास्ट ईयर, बेशक उन्होंने टैक्स ऑडिट कराया, लेकिन इस साल वो कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे घर के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई एएमसी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। दूसरा लिमिट होती है ना जैसे सभी सेक्शंस में, तो एनी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू ₹35 and annual payment to such person is up to ₹75,000। यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 35,000 तक का है। I'm sorry again,
It's 30 only. I'm sorry. If the single contract is up to rupees 30,000 and annual payment to such person is up to 75,000, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आप 30,000 तक का अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई टीडीएस नहीं है, और अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और उनकी फिगर 75,000 तक है तो कोई टीडीएस नहीं, बट इससे क्रॉस करता है इंडिविजुअली वन डील वन पेमेंट या एनुअल पेमेंट 75,000 से ज़्यादा तो टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। और तीसरा, पेमेंट टू स्मॉल goods carriages organization, small good carriages organization covered by, I should not say covered by 44AE, क्योंकि वहाँ उसने अगर ऑप्ट आउट कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि उस पर टीडीएस लग जाएगा, ये बेनिफिट तो इन एनी केस उसको मिलेगा ही। टू पेमेंट टू स्मॉल गुड्स कैरेजेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और लेस goods carriages at any time during the financial year, यानी हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 और लेस गुड्स कैरेजेस है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज द कंसेप्ट। सो इंडिविजुअल एंड एचईएफ आर नॉट लायबल फॉर टीडीएस, दे मे बी लायबल फॉर टीडीएस इन द फाइनेंशियल ईयर दे वर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। 30,000 तक के सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पर टीडीएस नहीं है, लेकिन एनुअल पेमेंट अगर क्रॉस कर रही है 75,000 से तो ये एप्लीकेबल हो सकता है स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और पेमेंट टू स्मॉल गुड्स कैरेजेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और लेस गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो इन चीज़ों में बेसिकली जो है वो टीडीएस नहीं लगता। नाउ एक क्लैरिफिकेशन जो है वो असाइनमेंट में भी आपको दी गई है क्लियरली, कि कंफ्यूजन ना हो तो एक क्लैरिफिकेशन ऐड की गई है कि ये जो है सब्जेक्ट टू टीडीएस है। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई है, जैसे एडवर्टाइजिंग। हो सकता है कोई सोचे कि एडवर्टाइजिंग में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सच, लेकिन एडवर्टाइजिंग को इन्होंने इंक्लूड किया है। इसी तरह से अगर आप कोई ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं जैसे टेलीविज़न पे या कहीं इस तरह का ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कवर किया गया, उस पर टीडीएस काटना है। सिमिलरली कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, इस पर भी टीडीएस लगेगा। इस तरह का मतलब इस नेचर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है। केटरिंग, इस पर भी टीडीएस जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा। एंड जॉब वर्क, जॉब वर्क होता है ये एक्साइज में जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी और ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया और आपको कुछ काम करने के लिए दे दिया। द ऑनरशिप विद द रॉ मटेरियल रिमेन विद दैट पर्सन, आपने कोई छोटा काम उस पर करके, कोई प्रोसेसिंग, कोई फिनिशिंग, कोई पेंटिंग करके आपने वो चीज़ उसको वापस कर दी, तो दैट इज़ जॉब वर्क। तो उस पर फिर जो है इन सभी चीज़ों पर टीडीएस जो है लगेगा। सो ये चीज़ें हमारी हो गई। इसके अलावा एक दो पॉइंट और क्लैरिफिकेशन है जिसको हम नोट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। एक तो ये है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने मॉडल्स को पे करती है, बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेकिंग पेमेंट टू देयर मॉडल्स, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए एक अलग से सेक्शन आएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। एक सेक्शन है 194J। 194J ये बोलता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टीडीएस काटो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ना कट के वहाँ चला जाता है। एक्चुअली वहाँ टीडीएस का रेट हाई है, यहाँ तो सिर्फ 1% 2% ही है ना। ओ ये पॉइंट शायद मैंने भी कवर नहीं किया। टीडीएस रेट आपका 1% है 2% है, ये रह गया है, मैं इसको भी लास्ट में ले लेता हूँ। सो नोट्स में एक तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अगर इन केस ऑफ पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू मॉडल्स, आर्टिस्ट्स, फोटोग्राफर्स etc. Section 194J will be applicable and not 194C। ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा, प्रोफेशनल्स वाला सेक्शन लगेगा। और दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है कि जो रूटीन AMCs होती हैं, रूटीन AMC कॉन्ट्रैक्ट्स,
इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेयर्स, जैसे होता है ना हम वो कर लेते हैं AMC वाटर प्यूरिफायर का, तो उसमें थोड़ी बहुत एसेसरीज वगैरह भी वो चेंज करते हैं. सो रूटीन AMC कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेयर्स इज कवर्ड बाय सेक्शन 194C. ठीक है ना. चलिए, तो अब एक लास्ट चीज बस हमारी इसमें रह गई, जैसे मैंने आपको कहा, वो है TDS रेट. So TDS rate is 1% of contract amount if recipient is individual or HUF, यानी जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो अगर इंडिविजुअली HUF है तो 1% TDS है. In other cases, TDS rate is 2%. कहने का मतलब ये है कि जैसे इमेजिन कीजिए कोई कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी भी नेचर का, अगर उसकी फिगर 30,000 से ऊपर है, सपोज 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एक इंडिविजुअल है, तो 40,000 का 1% 400 रुपीज़ नॉमिनल अमाउंट है, बट TDS लगेगा. एक्चुअली इससे फिर गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है ना, ये भी एक एडवांटेज होता है. कई बार अमाउंट जो काटा है वो बहुत नॉमिनल है, बट एटलीस्ट द गवर्नमेंट इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन. वो जो ब्लैक मनी की डीलिंग्स है उनको गवर्नमेंट मिनिमाइज करना चाहती है मैक्सिमम सेक्शंस में कवर करके, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट रहता है, राइट. सो चलिए, जो कुछ इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको हम एक बार रिवाइज कर लें. लॉटरीज में 30% TDS रेट है अगर लॉटरी 10,000 से ऊपर हो. हॉर्स रेसिंग में 5,000 से ऊपर हो तो 30% है. कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं सब्जेक्ट टू TDS हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, लोकल अथॉरिटीज़, ऑल आर कवर्ड. हु आर नॉट कवर्ड में इंडिविजुअल एंड HUF आर नॉट कवर्ड. उसमें भी अगर उन्होंने लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट कराया और इस साल वो कोई बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं तो TDS करना पड़ सकता है. अगर 30,000 तक का छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव एनुअल पेमेंट जो है वो 75,000 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए. और इसके अलावा अगर आप गुड्स कैरेजेस के लिए डील कर रहे हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिनके 10 और लेस गुड्स कैरेजेस हैं तो भी आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है. क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया है. एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स इन पैसेंजर्स, केटरिंग एंड जॉब वर्क, इन सब केसेस में TDS की ज़रूरत होगी. इसी तरह से ये क्लैरिफिकेशन है कि जो AMC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रूटीन में इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेयर्स उन पर भी TDS होगा. और ये नेगेटिवली एक तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने मॉडल्स को, आर्टिस्ट को, फोटोग्राफर्स को पेमेंट कर रही है वो प्रोफेशनल कैटेगरी की पेमेंट हो जाएगी, तो उस पर सेक्शन 194J एप्लीकेबल होगा इंस्टेड ऑफ सेक्शन 194C. TDS रेट का जहाँ तक सवाल है 1% जो है TDS लगेगा अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल और HUF, ये टोटल अमाउंट का 1% होता है. इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं देखना है. सपोज एक चीज़ 40,000 की है और वो कंपनी को ही 38,000 कॉस्ट कर रही थी, तो वो ये नहीं कहेगा कि 2,000 ही बच रहे हैं मुझे इसमें तो आप 2,000 पे TDS काटिए. नो, द TDS इज इन द टोटल बिल अमाउंट. तो 1% के ऊपर, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के ऊपर TDS कटेगा 1%. बाकी सभी केसेस में ये 2% है अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल HUF ना हो, यानी जिसने पैसा लेना है वो कंपनी, फर्म या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 2% TDS कट के पैसा मिलेगा, राइट. चलिए, कोई भी डाउट हो आप ऑलवेज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9599222549 पे. थैंक यू.